Okay, so today we are going to proceed with letter writing. हमने जो पहले कुछ क्लासेस ली थी वहाँ पर लेटर राइटिंग उसका स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस किया था, लेकिन हम आज रिपीट कर देते हैं बिकॉज अगेन वी आर हैविंग टू न्यू स्टूडेंट्स. So in our course content we will be having personal letters, right? तो पर्सनल लेटर्स जो होते हैं और ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सिर्फ सैल्यूटेशन में वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. लेटर राइटिंग जब आपने अपने एग्जाम के पर्पस के लिए करनी है तो वहां पर आपने स्टार्ट इस तरह से लेना है कि एग्जामिनेशन हॉल CTABC जुलाई 8 2020 ये डेट का फॉर्मेट है. आप किसी एक फॉर्मेट को अडैप्ट करें और आई वुड सजेस्ट यू टू स्टिक टू दैट फॉर्मेट. अगर आप डेली बेसिस पे न्यू फॉर्मेट्स अप्लाई करेंगे, न्यू फॉर्मेट्स ट्राई करेंगे तो आप उनको मिक्सअप कर देंगे बाय द एंड ऑफ द डे और वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी लेटर को सेंडर की एड्रेस से. अब आपने यहाँ पर हेडिंग नहीं देनी पेपर लिखते हुए कि सेंडर का एड्रेस है, बस स्टार्ट कर दें. ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को आपको पता चल जाए कि ये वाली जो तीनों चीजें हैं ये सेंडर से रिलेट कर रही है, राइट? अगर आप सेंडर हैं तो आपने अपने एड्रेस को, अपनी सिटी को और जिस डेट पर आप लेटर लिख रहे हैं आपने उस डेट को मेंशन करना है यहाँ पर. तो ये सारी डिटेल्स जो आती हैं ये सेंडर की डिटेल्स आती हैं. स्टार्ट करते हैं. आपने अपने एग्जाम में एग्जामिनेशन हॉल लिखना है. सिटी को भी डिस्क्लोज नहीं करना. सिटी के लिए A.B.C. इस तरह से लिखते हैं और डेट लिखते हैं. वैसे जब हम पर्सनल लेटर्स लिखे होते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस लिखते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम में हमने प्राइवेसी के जो क्राइटेरिया होते हैं उनको अबाइड बाय करना होता है, उनको फॉलो करना होता है, तो हम प्राइवेसी को रिटेन रखते हैं और कोई भी पर्सनल डिटेल्स शो नहीं करने के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल CTABC और डेट लिख देते हैं, क्योंकि वो आपकी लोकेशन एग्जामिनेशन हॉल होती है ना जहाँ पर बैठ के आप लेटर लिख रहे होते हैं, इसलिए हम उसके लिए एग्जामिनेशन हॉल मेंशन कर देते हैं. फिर आ जाते हैं सैल्यूटेशन पर. तो डेट के बाद आपने एक लाइन का गैप रखना है यहाँ पर, राइट? एक लाइन के स्पेस के साथ अब जो आपने अपना एड्रेस लिखा है, सेंडर का एड्रेस लिखा है, जो राइट हैंड साइड पर लिखा था आपने, उसके बाद आपने मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड पे. लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी सैल्यूटेशन रिसीवर की. सैल्यूटेशन होती है वो टाइटल, वो वर्ड्स जिनसे आप किसी को बुलाते हैं, राइट? जिनसे आप किसी को कॉल करते हैं. देखिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ रहा है ना इन पर. तो सैल्यूटेशन में हम रिसीवर के लिए कुछ भी, और स्पेशली अगर हमारे पर्सनल लेटर्स आ रहे होते हैं तो हम डियर का वर्ड यूज करते हैं. अगर फॉर्मल आ रहे होते हैं तो रिस्पेक्टेड का या वर्दी का वर्ड यूज करते हैं. यहाँ पर भी रिस्पेक्टेड आ जाता है, लेकिन फादर के साथ क्योंकि एक इंटीमेट सा रिलेशन होता है ना आप लोगों का, आप फादर के साथ फॉर्मल रिलेशन तो नहीं रखते ना, इसलिए हम डियर लिख देते हैं. जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके लिए हम डियर यूज करते हैं. फ्रेंड्स के लिए हम डियर वर्ड यूज करते हैं, राइट? तो इसके अलावा कोई भी इंटीमेट सा अगर आपके माइंड में आ रहा हो सैल्यूटेशन तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. पर डिफरेंस का ख्याल रखना है कि जो सैल्यूटेशंस के लिए हम एडजेक्टिव्स अपने फॉर्मल लेटर्स में यूज करते हैं वो आपने अपने पर्सनल रिलेशंस में नहीं यूज करने होते, ठीक है? अच्छा, ये रही हमारी सैल्यूटेशन माय डियर फादर. जैसे आज हमने लेटर लिखना है टू फादर तो इसलिए हम यहाँ पर सैल्यूटेशन लिख देते हैं माय डियर फादर और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क. फिर जो उसके बाद वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं लेटर बॉडी. तो जो लेटर बॉडी होती है उसमें हमने सपोर्टिंग डिटेल प्रोवाइड करनी होती है. किस बात की सपोर्ट देनी होती है, किस बात की जस्टिफिकेशन देनी होती है, जिस वजह के लिए हम लेटर लिख रहे हैं उसको सपोर्ट करना होता है. देखिए, आपने अपने फादर को या अपने पेरेंट्स को कोई भी काम कहना हो या उनसे कोई भी बात मनवानी हो तो आप क्या करते हैं, आप थोड़ी सी जस्टिफिकेशन देते हैं ना, उनको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे देते हैं, हम्बलनेस भी शो कर देते हैं कि प्लीज मेरी बात मान ले, मैं ये बात आपको इस वजह से कह रहा हूँ या कह रही हूँ, राइट? दीज आर द रीजंस फॉर विच आई एम आस्किंग यू फॉर दिस फेवर, राइट? तो आप सपोर्टिंग डिटेल्स दे रहे होते हैं वहां पर, आप उसके लिए कुछ जस्टिफिकेशन और कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं कि आप ये फेवर अपने पेरेंट्स से क्यों मांग
हैं। तो जब लेटर राइटिंग की बात आती है, यहाँ पर आपने ये सपोर्टिंग डिटेल मेंशन करनी है और जरूर करनी है अपने लेटर बॉडी के पोर्शन में। जो पोर्शन हमारे पास एक पैराग्राफ की या 2 या 3 पैराग्राफ्स के सिचुएशन में आता है, वैसे अगर आपके पेपर के हवाले से बात की जाए तो 2 पैराग्राफ्स वुड बी सफिशिएंट। 2 पैराग्राफ्स के ऊपर, उनसे ऊपर लेंथ ना लेके जाए। तो यहाँ पर जब आपके पेपर के लेटर की बात आती है तो आपने यहाँ पर सपोर्टिंग डिटेल लिखनी है और अपना जो पर्पस है राइटिंग का उसको सपोर्ट करना है कि आपके फादर या आपकी मदर या जिसको भी आप लेटर लिखते हैं वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करें और माने भी। उनको ये रियलाइज करवाना है कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो यूजलेस या लेम बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लेटर की एंडिंग पर। लेटर की जो एंडिंग होती है ना उसमें हमने रिगार्ड्स पे करना होता है, राइट। तो रिगार्ड्स आउट ऑफ कर्टेसी भी करते हैं और उसके अलावा ये भी कि अगर आपने कोई कुछ मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, कुछ डिमांड्स रखी हैं उनके सामने, तो वो उसको थोड़ा सा कंपेंसेट कर देता है। ऐसा नहीं फील होता रीडर को कि ये लेटर जो लिखा गया था ये सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना काम करने के लिए लिखा था और अपना काम कर दिया तो बात खत्म होगी, ठीक है। हाउ सेल्फिश, हाउ अनकर्टियस एंड रूड ना, कि आप सिर्फ अपनी बात कन्वे करें और आप दूसरे के लिए कुछ भी इंक्वायर ना करें, ना आप उनकी हेल्थ का ख्याल करें, ना उनके बाकी सिचुएशंस से कंसर्न शो करें, तो ये बहुत रूड और अनकर्टियस लगता है ना। तो आपने कर्टिसी के जो क्राइटेरियाज होते हैं उनको हमेशा अबाइड बाय करना है। एक फेमस कोटेशन होती है, एवरीवन gains where courtesy reigns. किसी ने अगर कभी सुना हुआ या नहीं भी सुना हुआ तो कोई मसला नहीं। तो एवरीवन गेन्स वेयर कर्टेसी रेंज, ये अप्लाई आपके मार्क्स पर भी होता है। जो आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे वो आपके उस आपके मार्क्स में थोड़े से मार्क्स शायद आपको एग्जामिनर इस वजह से भी दे दे कि आपने लेटर और एप्लीकेशन या जो भी लिखा होगा उसमें कर्टेसी के हम्बलनेस के क्राइटेरियाज को अबाइड बाय किया होगा। आपने लेटर लिखते हुए राइट आफ्टर सेलिब्रेशन ये नहीं कह दिया होगा कि मुझे आपसे पैसे चाहिए थे और इसलिए मैंने ये लेटर लिखा, तो आप मुझे पैसे भिजवा दें क्योंकि मेरा गुजारा नहीं हो रहा हॉस्टल में, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से लेटर लिखेंगे उसको एंड अप कर देंगे विदाउट एनी रिगार्ड्स, सेंडर की डिटेल में लिख देंगे योर सन योर डॉटर एक्स वाई जी, तो इस तरह के लेटर के आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। कि आप अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं, थोड़ा सा कंसर्न शो करें, थोड़ी सी अफेक्शन शो करें, राइट। तो you will gain marks, you will gain good grades if courtesy will reign in your exam, right? और फिर हम आ जाते हैं रिगार्ड्स की तरफ। रिगार्ड्स के बाद सेंडर की थोड़ी सी डिटेल मेंशन कर देते हैं, ओके, योर सन योर डॉटर और फिर एक्सवाईजी, लेकिन नेम डिस्क्लोज किए बगैर। अब आ जाते हैं हमारे आज के लेटर की तरफ। Okay, so today we are going to work on letter to your father for increasing monthly allowance. It is as if you are staying at some hostel, right? आप किसी hostel में stay कर रहे हैं, where your father is sponsoring your education, right? आपकी जो सारे के सारे expenses हैं education के stay के वो आपके father sponsor कर रहे होंगे। तो इस तरह की situation में आपने एक letter लिखना है अपने father के लिए, जिसमें आपने उनसे request करनी है, क्या रिक्वेस्ट करनी है कि आपके जो मंथली अलाउंस वो आपको सेंड करते हैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें।
क्योंकि दिस इज द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइसेस, तो आपका जो आपकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स हैं वो इतनी अच्छे से मैनेज नहीं हो रही है, राइट। तो इसके लिए आपने ये लेटर लिखना है। थोड़ी सी हम्बलनेस भी शो करेंगे ताकि उनको सिर्फ ये रियलाइज ना हो कि आपने उनसे पैसे लेने के लिए लेटर लिखा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल से। आपने क्योंकि लेटर जब लिखना है तो आपकी करंट लोकेशन होगी एग्जामिनेशन हॉल, राइट। तो इसलिए एग्जामिनेशन हॉल मेंशन करते हैं। ये हमारी यहाँ पर सेंडर की डिटेल आती है ना, तो सेंडर की डिटेल में हमने एड्रेस मेंशन करना था सबसे पहले। तो दिस इज एग्जामिनेशन हॉल, देन एबीसी इज द सिटी, लेकिन हमने यहाँ पर एबीसी लिखना है। हमने सरगोदा या कोई भी सिटी जहाँ पर आप रह रहे हैं उस सिटी का नेम मेंशन बिल्कुल भी नहीं करना। और फिर डेट आ जाएगी। डेट का कोशिश करें कि ये फॉर्मेट रख लें, अदरवाइज आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, जो भी एक फॉर्मेट लेके चलना है फिर आपने उसी पर ग्रिप रखती है। अगर आप जुलाई 8 2020 या फिर इस तरह से अगर आप मंथ्स को मेंशन करना चाहते हैं रादर देन देयर नंबर, तो फिर आपको एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न जो है या फॉर्मेट जो है उसको अपने माइंड में रखना चाहिए और उसको हमेशा फॉलो करें ताकि आप उस पर ग्रिप रख सके और आप डेट को गलत मेंशन ना करें एग्जाम में। अच्छा, डेट के बाद सैल्यूटेशन से पहले एक लाइन का एक स्पेस का सॉरी एक लाइन का स्पेस रखना है आपको, राइट। वो स्पेस इसलिए है कि जो सेंडर का एड्रेस है और जो रिसीवर है इन दोनों को मिक्स अप ना कर सके। और दूसरी वजह ये कि वो रीडिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो ये लेटर राइटिंग के रूल्स में आता है कि आपने सेंडर की डिटेल्स के बाद एक लाइन का गैप रखना है और फिर रिसीवर की सैल्यूटेशन पर आ जाना है। अच्छा, माय डियर फादर, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए हमने डियर का वर्ड यूज किया, हमने रिस्पेक्टेड का वर्डी का वर्ड यूज नहीं किया जो हमारे फॉर्मल राइटिंग में आते हैं। I hope my letter will find you in the best of health and everything. अब देखिए इस लाइन पे क्या पर्पस था? क्या हमने ये वाली स्टेटमेंट अपने लेटर की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर मेंशन किया? नो वे, हमें तो लेंथ से कंसर्न नहीं है ना, हमें तो क्वालिटी कंटेंट चाहिए अपने लेटर में, क्वालिटी सपोर्टिंग डिटेल्स चाहिए, राइट। इसको हमने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया कि आगे जो हम एक मटीरियलिस्टिक किस्म की, एक सेल्फिश किस्म की डिमांड करने जा रहे हैं उसको कंपेंसेट किया जा सके। हम कंसर्न शो कर रहे हैं अपने फादर से, अपनी फैमिली से कि वी आर एक्सपेक्टिंग दैट यू आर गुड, राइट। तो हम पहले उनकी गुडनेस को एक्सपेक्ट करते हैं, फिर हम बताते हैं कि even if you are like we are expecting or I am expecting that you are good but I am not doing well, right? मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, तो आप फिर चले जाएंगे अपने प्रॉब्लम्स की तरफ। लेकिन पहले आप अपने जो आप फादर को या जिसको भी लेटर लिखते हैं उनसे आप उनकी वेल बीइंग को इंक्वायर करते हैं। तो ये वेल बीइंग को इंक्वायर करने का एक बेहतर तरीका होता है कि आप उनको बताएं कि आप उनके लिए अच्छी होप्स, अच्छी विशेस और अच्छी दुआएं रखते हैं दिन में। I hope my letter will find you in the best of health and everything. Okay, and coming towards the subject of our letter. I hope you will not mind my request for an increase in monthly allowance. तो ये वाली स्टेटमेंट है। इससे पहले आप एक और स्टेटमेंट भी अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। वो ये कि आप अपनी राइटिंग का जो पर्पस होता है उसको वहां पर डिफाइन करते हैं। आई एम राइटिंग टू inform you or to share with you the difficulties, the financial difficulties that I have to face these days, right? तो ये वाली जो statement इसको मैं साइड पे लिख देती हूँ।
Okay, I am writing to share with you regarding the stress financial situations I have to face these days. यहाँ आपने अपने राइटिंग का जो पर्पस था उसको डिफाइन किया है। फिर कंटिन्यू करते हैं। आई होप यू विल नॉट माइंड माय रिक्वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट का वर्ड यूज करना है। हम्बलनेस शो करनी है आपने, क्योंकि आप उनसे डिमांड कर रहे हैं, सॉरी आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको उनसे कुछ चाहिए, आप अपनी नीड्स उनसे शेयर कर रहे हैं। आप कोई ऑर्डर नहीं दे सकते उनको, राइट? बिकॉज दे आर डूइंग थिंग्स फॉर यू, नॉट यू डूइंग थिंग्स फॉर देम। वो आपके लिए सारा कुछ कर रहे हैं ना, आपकी फाइनेंसेस को, आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप तो उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो अथॉरिटेटिव सिचुएशन में, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे कौन है? आपके फादर, नॉट यू। आप है हम्बल पोजीशन पे, आपने हम्बलनेस शो करनी है, आप डोमिनेंट पोजीशन, सॉरी डोमिनेटेड पोजीशन पर है। तो आपने रिक्वेस्ट का वर्ड यूज करना है, फॉर एन इंक्रीज इन मंथली अलाउंस। अब मंथली अलाउंस की जस्टिफिकेशन आ जाएगी, व्हाई? As you are aware of the fact that inflation is going high up towards the sky and dearness has been order of the day. अब देखिए हमने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द डे के बाद सेंटेंस अपना कंप्लीट नहीं किया, कॉमा लगाया है। व्हाई? क्योंकि हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एल से। जब इस तरह से एल से, दो से वर्ड स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि आपके सेंटेंस में दो क्लॉजेज होंगी, डिपेंडेंट independent, right? So, assume that and dearness has been order of the day. Order of the day. Now, after giving the justification for your purpose of writing, हम आ जाते हैं आपकी daily necessities पर. What is the list of things that you have to purchase from that amount? हमने ये बात की थी ना कि आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही इस अमाउंट में, राइट? सो यू आर सपोज टू टेल देम, राइट? यू आर आंसरेबल टू देम कि आपकी डेली नीड्स हैं क्या क्या, आपको डेली बेसिस पे चीजें चाहिए क्या क्या होती हैं जिन पर आपको मनी स्पेंड करने पड़ते हैं। क्योंकि जब आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन में होते हैं ना, तो वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके फादर या वो आपसे आई मीन डायरेक्टली इंक्वायर कर सकते हैं कि आप क्या क्या चीजें परचेज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जिसके लिए आपको मंथली अलाउंस में इंक्रीज चाहिए। लेकिन जब आप उनको लेटर लिख रहे होंगे फिर तो इस बात की जरूरत नहीं होगी ना, क्योंकि वो आपसे राइट आफ्टर रीडिंग योर लेटर तो ये नहीं पूछ सकेंगे कि आपको किस किस चीज के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। तो इस सिचुएशन में बेहतर है कि आप खुद ही उनको इन्फॉर्म कर दें कि दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू परचेज फ्रॉम द मनी यू सेंट मी, राइट? Books, stationery and other daily life commodities are now unaffordable for me in this amount. और थोड़ा सा इसमें ऐड भी कर सकते हैं कि आई हैव टू, ये चलेगा, आई हैव टू borrow few amount from
अब आप अपनी कंडीशंस को मेंशन करेंगे कि आई हैड टू बोरो. दिस इज फॉर द इंटेंसिटी ऑफ सिचुएशन दैट यू आर फेसिंग, कि आप जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा इंटेंस हो गई है कि यू हैड टू बोरो फ्यू अमाउंट, राइट, फ्यू मनी और some amount, right? Borrow some amount from a friend. कि आपकी जो मनी थी या आपकी जो पॉकेट मनी मिल रही थी पहले से, मंथली अलाउंस आपके लिए अवेलेबल था, वो इतना इनसफिशिएंट हो गया है कि यू हैड टू बोरो सम अमाउंट फ्रॉम अ फ्रेंड इन द लास्ट मंथ टू मीट द एक्सपेंसेस, राइट? तो ये एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपने सिर्फ इसलिए लेटर नहीं लिख दिया कि आपको थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि पैसे कम पड़ रहे हैं या हो जाएंगे तो मैं लेटर लिख दूं, बल्कि ये एक प्रूफ दे रहा है कि आपको वाकई जरूरत है ज्यादा अलाउंस की. ओके, तो यहाँ पर अब हम एक कर्डियस जेस्चर भी दे रहे हैं और उनको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि यू आर ऑलवेज कंसर्न विद देयर स्ट्रगल, यू एक्नॉलेज देयर स्ट्रगल, राइट? लेकिन आप उनसे एक शेयरिंग का जेस्चर, और जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, तो आप बिल्कुल यही काम कर रहे हैं. यहाँ पर आप अपने पेरेंट को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि आप उनके जो विद स्ट्रगल एंड हार्डशिप्स अर्न अमाउंट होती है, जो उनकी मेहनत से कमाए हुए जो उनकी मनी है, आप उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं और आप उसको बिल्कुल उसका ख्याल रखते हैं, राइट? तो आप उसके लिए ये कह रहे हैं, यू नो दैट आई एम नॉट एन एक्सट्रावेगेंट और स्पेंसिव टाइप ऑफ पर्सन. एक्सट्रावेगेंट का मतलब होता है दोनों का मतलब फजूल खर्च होता है, राइट? तो एक्सट्रावेगेंट हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि द पर्सन हु इज ऑलवेज रनिंग बिहाइंड ब्रांड्स, who is fond of purchasing costly things, right? So extravagant or expensive type of person, I always remain concerned of all the hard times and hardships you have to face and the struggles you have to do in order to bring money home, right? तो अब आप क्या यहाँ पर कर रहे हैं, आप उनकी स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, राइट? Therefore, I try to sponsor my expenses by working for a part-time job ये कंपल्सरी नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं. Therefore, I try to sponsor my expenses by working for a part-time job, but couldn't continue it. Because I was not able to manage it along with my studies and my final term exams are near. So, I request you or you can say to send me or to increase my monthly allowance as soon as possible
so that I could be able to focus on my studies. अब रेजोल्यूशन शो कर देते हैं थोड़ा सा. I resolve to work hard for final terms and to get distinction and make you feel proud. Okay, coming towards कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि आप उनकी जो हार्ड अर्न इनकम है उसको वेस्ट नहीं होने देंगे, राइट. उसके बाद यू आर ट्राइंग टू शो दैट यू ऑन योर एंड आल्सो ट्राइड टू मैनेज योर एक्सपेंसेस. आप उनको बताना चाहिए कि आपने उनके बर्डन को शेयर करने की कोशिश की थी, आपने अपने एंड पर थोड़ी सी एफर्ट करने की कोशिश की थी कि आप अपने एक्सपेंसेस को खुद मैनेज करें और अपने फादर को ज्यादा बर्डनाइज ना करें. Therefore, I tried to sponsor my expenses by working for a part-time job. लेकिन why you weren't able to continue that job? आपने अपनी जॉब को क्यों नहीं कंटिन्यू किया जो आपने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की थी? Because I was not able to manage it along with my studies and my final term exams are near. तो ज्यादा फोकस तो एग्जाम पर होना चाहिए ना, ज्यादा फोकस एजुकेशन पर होना चाहिए क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन है. अगर आप इनकम की तरफ आ जाएंगे या अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट की तरफ आ जाएंगे तो आपका फोकस तो वहां से डेविएट हो जाएगा ना. तो आप इसलिए क्या करते हैं? सो आई रिक्वेस्ट यू टू इंक्रीज माय मंथली अलाउंस एज सून एज पॉसिबल so that I could be able to focus on my studies. कि अगर आपकी फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे तो आप अपनी स्टडीज पर अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे. आप अपने ये जो रिक्वायर्ड स्टेशनरी है, पेन्स, बॉल पॉइंट्स, एक्स्ट्रा बुक्स, रेफरेंस बुक्स, वो सब चीजें आप अपने लिए अफोर्ड कर सकेंगे, राइट. और फिर एंड पे आई रिजॉल्व टू वर्क हार्ड फॉर फाइनल एग्जाम्स, फाइनल टर्म्स and to get distinction and make you feel proud. तो आप in reward आपको भी तो कुछ करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए when you are doing a lot for them, sorry when they are doing a lot for you. तो जब वो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो what you can do for them is to work hard for your exam to make them feel proud of you, right? So this is what you have to say in resolution, that I resolve to work hard for final terms and to get distinction and make you feel proud. Okay, coming towards end. Regard your obediently, or sorry, your obedient son or daughter XYZ. Right? तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स मेंशन करते हैं, अपना जो रिलेशन होता है उस पर्सन के साथ जिससे आप लेटर लिखते हैं उसको अपने रिलेशन को शो करते हैं और अपनी फीलिंग को शो करते हैं. रिगार्ड्स को आप सेंटेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एक वर्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों बोथ कैन वर्क. तो एक दफा रिवाइज कर लेते हैं. हम स्टार्ट करते हैं अपने लेटर को. स्टार्ट करते हैं लेटर को राइट हैंड साइड से.
और फिर सैल्यूटेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाते हैं। लेटर की स्टार्टिंग है राइट हैंड साइड पे, फिर सैल्यूटेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे, दरम्यान में एक लाइन का स्पेस आता है, लेटर बॉडी स्टार्ट हो जाती है बिल्कुल हमारी एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद से, और जब एंडिंग होती है तो हमने सेंडर की डिटेल रखनी होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट। तो देयर वुड बी एन असाइनमेंट फॉर यू, मैं असाइनमेंट जो होगी आपकी वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। एंड प्लीज सब बच्चे असाइनमेंट क्या करें, ये बहुत गलत बात है जो बच्चे असाइनमेंट नहीं करते। आई स्टार्ट कॉलिंग योर पेरेंट्स इफ यू वांट वर्क ऑन योर असाइनमेंट।